डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल पर चर्चा की थी कि किस तरह विश्व में मानव का आविर्भाव हुआ और किस प्रकार मानव ने कंदमूल, फल तथा शिकार पर अपना जीवन यापन करना आरंभ किया। उस युग में मानव पशु पक्षियों का शिकार करता था तथा वनों से कंदमूल, फल एकत्रित करता था और उसी पर अपना जीवन यापन करता था। मानव विकास के इस क्रम में, जैसे मैंने पिछले शीर्षक में बताया था कि किस तरह सबसे प्राचीन मानव प्रजाति को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है, इस मानव को सबसे प्राचीन मानव प्रजाति माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी बानर। इस बानर और इस जो ये दक्षिणी बानर था, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, वास्तव में इसमें बानर और मनुष्य के लक्षण विद्यमान थे। अर्थात इसमें वानर और मनुष्य दोनों के समान गुण एक प्रकार से मौजूद थे। इसका मस्तिष्क 400 घन सेंटीमीटर का था और इसे ही हम प्रोटो मानव या आदि मानव भी कहते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन जो मानव के साक्ष्य हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के मानव के रूप में ही हमें उपलब्ध होते हैं। इसके बाद जो अगली प्रजाति थी वो होमो हैबिलिस थी। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि किस तरह होमो हैबिलिस मानव प्रजाति का उद्भव 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव। क्योंकि यह मानव अपने हाथ के प्रयोग के द्वारा अपने हाथों से पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनके औजार बनाना जानता था। इसलिए हाथों के प्रयोग के कारण और हाथ वाला मानव इसे कहा जाता है। होमो हैबिलिस प्रजाति का जो मानव था, इसका मस्तिष्क 500 घन सेंटीमीटर से लेकर 700 घन सेंटीमीटर का था। अर्थात होमो हैबिलिस मानव का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद हम आते हैं होमो इरेक्टस मानव प्रजाति के संदर्भ में। होमो इरेक्टस जो मानव प्रजाति थी, इस मानव प्रजाति का आविष्कार, इस मानव प्रजाति का उद्भव हैबिलिस के बाद हुआ। यह मानव प्रजाति हस्त कुठार का प्रयोग करना जानती थी। अर्थात कुल्हाड़ी का प्रयोग करना होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव अच्छी तरह जानते थे और साथ ही साथ इन्हें आग के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने ही आग का आविष्कार और उसका प्रयोग करना आरंभ किया था। मानव विकास की जो अगली कड़ी है, उसमें हम जो अगली प्रजाति है मानव की, उसमें हम पाते हैं होमो सेपियंस, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान मानव, क्योंकि यह मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा था। और जो होमो सेपियंस था, इसकी समानताएं
जर्मनी में जो नियंडरथल मानव मिला है उससे काफ़ी मिलती हैं। और होमोसेपियंस मानव प्रजाति का जो काल है वो 2,30,000 वर्ष से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। होमोसेपियंस मानव का जो मस्तिष्क था, इस मानव के मस्तिष्क का आकार 1200 घन सेंटीमीटर से लेकर 1800 घन सेंटीमीटर था। और तत्पश्चात हम आधुनिक जो मानव प्रजाति है उस पर आते हैं। आधुनिक मानव प्रजाति को हम होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं। और इस प्रजाति का उद्भव 1,15,000 वर्ष पूर्व हुआ। और सर्वप्रथम इस प्रजाति का जो उद्भव हुआ वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और इस आधुनिक मानव, जिसे हम वर्तमान मानव भी कहते हैं, इस मानव प्रजाति का जो मस्तिष्क था वह 1200 घन सेंटीमीटर से लेकर 2000 घन सेंटीमीटर तक था। भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं उस मानव प्रजाति को हम रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहते हैं। सामान्यतया विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि भारत में जो आधुनिक मानव का उद्भव हुआ या जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस सेपियंस भारत में आया, यह मानव दक्षिण अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए भारत पहुंचा है। इस तरह एक तथ्य मैं आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग कई बार मूल निवासी या भारत के मूल प्रजाति होने की जो बात करते हैं, उन्हें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि भारत में मानव का जो आविर्भाव हुआ वह दक्षिण अफ्रीका से हुआ। जो आधुनिक मानव भारत में आया वह दक्षिण अफ्रीका से आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह से भारत में कोई मूल प्रजाति का उद्भव नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका से ही भारत में मानव आया। और लगभग इसका जो काल है कि कब आधुनिक मानव दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचा, तो इसके लिए विद्वानों का मानना है कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व भारत में दक्षिण अफ्रीका से यह मानव पहुंचा। अब भारत में जो मध्य पाषाण काल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। हमने भारत में पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा की कि किस तरह भारत के संदर्भ में हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। जैसे मैंने बताया था कि पर्यावरण और औजारों की बनावट के आधार पर हम मानव को अलग अलग पूरा पाषाण काल के खंडों में उसका अध्ययन करते हैं। भारत के संदर्भ में पूरा पाषाण काल का अंत 10,000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। और इस युग की एक विशेषता यह भी है कि इस समय हिम युग का अंत हुआ, अर्थात इससे पहले संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वत्र बर्फ का ही प्रभाव था। और धीरे धीरे यह जब बर्फ पिघलने लगी, यह हिम युग जब अंत की ओर जाने लगा, तो इससे जलवायु शुष्क और गर्म हो गई। जलवायु के बदलने का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ा। और फिर जो मानव था, जो अब तक किन्हीं सीमित क्षेत्रों में रहता था, अब उसके जीवन में परिवर्तन आया और मानव नए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। अर्थात अब जब हिम युग का अंत होने लगा और पृथ्वी पर से बर्फ पिघलने लगी, तो मानव के जीवन का विस्तार हुआ वो अन्य क्षेत्रों में भी बस्तियां बसाने लगा, अन्य क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर होने लगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि 9,000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक जो मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक पत्थर
युगीन जो संस्कृति थी, जिसे हम प्रस्तर संस्कृति कहते हैं, इस संस्कृति में मानव ने पत्थर के सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करना आरंभ किया। और जो ये सूक्ष्म औजारों के प्रयोग का काल है, यह मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस युग में मानव ने सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग किया, एक तरह से औजारों की विशेषता के आधार पर भी हम उसे मध्य पाषाण काल कह सकते हैं। एक प्रकार से यद्यपि मध्य पाषाण काल का कोई निश्चित काल अवधि नहीं है, क्योंकि इसे विद्वानों ने पुरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण की स्थिति माना है। यह तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसे एक निश्चित अवधि के बीच सीमित कर दे रहे हैं, अन्यथा एक मध्य पाषाण काल को एक निश्चित अवधि में सीमित करना या एक निश्चित अवधि के अंतर्गत इसका अध्ययन करना कठिन है। इसलिए हम पुरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच का जो संक्रमण काल था, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मध्य पाषाण काल में कुछ विशेषताएं पुरा पाषाण काल की हैं, कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल की सम्मिलित हैं। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करते थे, मछलियां भी मारते थे और खाद्य वस्तुएं बटोर कर भी अपना पेट भरते थे। इस तरह मध्य पाषाणकालीन मानव एक तरह से जो पुरा पाषाण काल की विशेषता थी, शिकार करना और कंदमूल फल बटोरना, उसके अंतर्गत भी अपना जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर जो नव पाषाण काल की विशेषता थी, पशुपालन, तो मध्य पाषाण काल में ऐसी भी विशेषताएं नजर आती हैं जब मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। इसलिए विद्वानों ने ये माना है कि मध्य पाषाण काल के प्रारंभ में यद्यपि मानव शिकार करके, मछली मारकर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे, किंतु आगे चलकर ये पशुपालन भी करने लगे थे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरा पाषाण काल से ही चले आ रहे थे, परंतु अंतिम पेशा जो था, जो पशुपालन था, यह नव पाषाण संस्कृति की विशेषता रहा है। इसीलिए हमने पहले भी कहा है कि मध्य पाषाण काल एक संक्रमण की अवधि थी, जिसमें पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। अब मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं, वो हमें भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें हम प्राचीन कलाकृतियां भी कह सकते हैं। इन प्राचीन कलाकृतियों में जो अवशेष या जो कलाकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग चित्र बनाते थे, और इस प्रकार की जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं, जो प्राग ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, ये भारत में कई स्थानों से पाई गई हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण स्थान है भीमबेटका का, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह भीमबेटका का क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 गुफाएं, 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पुरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के बने हुए चित्र हैं, जो कि उस समय के मानव ने बनाए हैं। इनमें बहुत से चित्र पशु पक्षियों और मानव के हैं और अधिकांश चित्र जो हैं शिकार और अन्य जीवन निर्वाह से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जो मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, वह मिले हैं राजस्थान में बागोर से। इसी तरह विंध्य और सतपुड़ा के मध्य क्षेत्र में भी मध्य पाषाणकालीन अनेक बस्तियां मिली हैं। इनमें मुख्य स्थल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नहर
सराय नहर राय, मोरहाना पहाड़, लेक टिब्बा, ये जो हैं उत्तर प्रदेश में मिली हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, साबरमती क्षेत्र में मध्य पाषाण युग की कई बस्तियां पाई गई हैं। इनमें अखज, बलसाना, लंगनाज महत्वपूर्ण बस्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कसुसोअल, जनचेरी, जलगढ़, इन स्थानों पर भी मध्य पाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ अन्य स्थानों से भी मध्य पाषाणकालीन बस्तियां, तो मैं बता रहा था कि किस तरह भारत के विभिन्न स्थानों से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लगभग यह स्थान दक्षिण भारत, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए प्राप्त हुए हैं। इन बस्तियों का काल है, अर्थात जिस काल में मध्य पाषाणकालीन बस्तियां अस्तित्व में रही हैं, उस काल को हम 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक निश्चित कर सकते हैं। इस काल में मानव के जो जीवन यापन के तरीके थे वह इस रूप में मिले हैं कि मानव जो है शिकार को भून कर खाता था और कुछ सीमा तक वह पशुपालन करना भी सीख गया था। कई स्थानों पर ऐसे भी अवशेष मिले हैं कि कृषि की प्रारंभिक अवस्था में मानव ने प्रवेश कर लिया था, और कई स्थानों पर ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कि जिससे लगता है कि अपने मध्य पाषाणकालीन मानव अपनी संस्कृति के अंतिम वर्षों में बर्तन निर्माण करना भी सीख गए थे। ये लोग जो हैं, अर्थात मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के लोग मृतकों का समाधान करते थे और कब्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, उपकरण रखते थे। इससे इनके लोक विश्वास की झलक हमें मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन मानव एक धीरे धीरे एक नव पाषाण काल की ओर अग्रसर हो रहा था।